and we have done till 153, right? So today we will be doing from 154 onward. Basically, chapter 12, very important chapter, right? For concept wise also and otherwise also. Let us start. Section 154 से हम start करेंगे. So we'll try to complete at least till trial. So 154 basically talk about FIR. तो ठीक है, 154 बेसिकली बात करता है रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR, और बेसिकली आई कैन से सेक्शन 144 वर्ड यूज करता है इंफॉर्मेशन. इट यूजेस द वर्ड इंफॉर्मेशन, दैट इज any person. This is information of cognizable offense. Information of cognizable offense. तो सेक्शन 154 में 3 क्लॉजेज हैं. बेसिकली 154 जो है वो टोटली 3 क्लॉजेज में डील करता है. 1, 2 and 3. We'll study all 3 clauses one by one. 154 के अंदर एक recent amendments है. This is 2013. तो 2013 के अंदर इसके अंदर प्रोवाइजो ऐड किया गया है. प्रोवाइजो टू सेक्शन 154 के क्लॉज 1. तो सेक्शन 154 के क्लॉज 1 में प्रोवाइजो ऐड किया गया है 2013 के अमेंडमेंट्स, राइट. तो बेसिकली 154 में होता क्या है, सेक्शन 154 का क्लॉज 1 कहता है इंफॉर्मेशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस. इंफॉर्मेशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस किसको जाएगी, पुलिस ऑफिसर को, राइट. दिस पुलिस ऑफिसर विल राइट दिस, राइट इट, ठीक है. the person giving information will sign it. ये जो इंफॉर्मेशन है इसी को बोलते हैं FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट. याद रखिएगा. तो सेक्शन 154 बेसिकली FIR की बात कर रहा है. FIR टू द पुलिस ऑफिसर इज गिवन अंडर सेक्शन 154 का क्लॉज 1. अगर ये पुलिस ऑफिसर मना कर देता है, इफ दिस PO refuses to register FIR, ठीक है, तब क्या होगा, 154 क्लॉज 3 में SP को जाएगी. SP, you can give the information to SP in writing. ये वाली हमेशा राइटिंग में जाएगी. ये दिस कैन बी ओरल और इन राइटिंग. तो FIR के 2 प्रोसेस है, समझ में आ गया. एक डायरेक्टली टू द पुलिस ऑफिसर, ठीक, एंड ही कैन नॉट रिफ्यूज. याद रखिएगा, रजिस्टरिंग ऑफ FIR इज मैंडेटरी. Registering of FIR is mandatory except few cases, ठीक है. उसमें भी preliminary inquiry, otherwise it's mandatory always. held in Lalita Kumari versus State of UP 2014 Supreme Court, right. तो registration of FIR is mandatory. याद रहेगा. तो 154 CRPC के अंदर 2 चीजें याद रखनी है. क्लॉज 1 में PO को जाएगी, पुलिस ऑफिसर को, और क्लॉज 3 में SP को जाएगी. ये ओरल हो सकती है, राइटिंग में हो सकती है. ये राइटिंग होगी हमेशा. इट विल ऑलवेज बी इन राइटिंग. डन, राइट. अपार्ट फ्रॉम दिस 154 का क्लॉज 2 कहता है व्हाट, दैट
copy of the information is to be given to the informant free of cost. तो ये जो एफआईआर बेसिकली क्लॉज 1 के अंदर जो एफआईआर लिखते हैं, इसकी एक कॉपी जो इन्फॉर्मेंट जिसने साइन किया है उसको मिलती है. ये जनरल प्रोसेस है. अपार्ट तो तीन चीजें हमको बतानी चाहिए. एक तो 154 के अंदर एफआईआर होती है, सीधा पुलिस ऑफिसर को 154 फन में होती है, एसपी को 154 3 में जाती है, पुलिस को राइटिंग हो सकती है, ओरल में हो सकती है, बट एसपी को हमेशा राइटिंग में जाती है. और अगर पुलिस ऑफिसर को इन्फॉर्मेशन हुई है तो क्लॉज 2 के अंदर उसकी एक कॉपी वापसी मिलना मैंडेटरी है. ये सारा कुछ ललिता कुमारी ने कंपलसरी किया है. राइट. अपार्ट फ्रॉम दिस इसके अंदर आपको 2013 के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स हुए. ये अमेंडमेंट हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट अमेंडमेंट इज ऑफेंस रिलेटेड टू वुमेन. तो ऐसे याद रखिए ऑफेंस रिलेटेड टू वुमेन यानी कि फॉर एग्जांपल सेक्सुअल असॉल्ट, रेप, outraging the modesty of women, outrage, modesty of women. ये जो मैटर है outraging the modesty of women and all this, इनके जो मैटर है इसके अंदर कुछ चीजें खास रखना है. फर्स्ट, एफआईआर टू बी रिकॉर्डेड बाय वुमेन. तो अगर एफआईआर हो रहा है वुमेन ही रिकॉर्ड करेगी तो वुमेन ऑफिसर विल बी रिकॉर्डिंग द एफआईआर. नेक्स्ट, it shall be videographed. Shall be videographed. इसकी वीडियोग्राफिंग होनी चाहिए. राइट. थर्ड, the information shall as soon as possible be made recorded by magistrate अंडर सेक्शन 164. ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. ये हमारा पीटी के क्वेश्चन बनेगा. तो अगर वुमेन रिलेटेड ऑफेंस आता है तो याद रखिए एक तो वुमेन रिकॉर्ड करेगी उसकी एफआईआर, दूसरा वो वीडियोग्राफ होनी चाहिए, तीसरा नॉर्मली 164 में स्टेटमेंट कराना मैंडेटरी नहीं है पुलिस के लिए, बट अगर रेप के मैटर है तो वो कोई भी इंफॉर्मेशन आया चाहे वो विक्टिम के थ्रू आई है चाहे किसी और के इंफॉर्मेशन के थ्रू आई है, उसे 164 में इट इज मैंडेटरी फॉर हिम टू गेट इट रिकॉर्डेड थ्रू अ मजिस्ट्रेट. प्लस दूसरा अमेंडमेंट क्या है, इफ इट इज ऑफेंस, इट इज ऑफेंस रिलेटेड टू वुमेन, ठीक है, एंड दिस वुमेन इज व्हाट, मेंटली डिस्टर्ब, मेंटली डिसेबल और फिजिकली डिसेबल. तो अगर ये ऑफेंस जो वुमेन के खिलाफ हुआ है ये ऐसी वुमेन है तो यही ऑफेंस है सेम ऑल थ्री. तो एक नया एक प्लस गाइडलाइन क्या है, इट शैल बी डन at a place convenient for the victim. Recording of FIR. अगर वुमेन के साथ ऑफेंस और वुमेन ऐसी जो मेंटली डिस्टर्ब है, फिजिकली डिसेबल्ड है, तो एक तो इट शुड बी डन एट द कन्वीनियंट ऑफ विक्टिम, प्लस इफ एनी स्पेशल इंटरप्रेटर नीडेड, अगर किसी स्पेशल इंटरप्रेटर की जरूरत है, यूज इट.
उसको भी यूज करना है। तो दिस इज सेक्शन 154। तो 154 में साफ साफ सी बातें हैं, ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है बिकॉज ये पहले नहीं था, तो बहुत लोग इसको पढ़ते नहीं अभी भी। तो वी हैव टू मेक श्योर देन 154 में एफआईआर होगा, किसको एफआईआर होगा, इट विल बी डन टू पुलिस ऑफिसर, राइट। पुलिस ऑफिसर को 154(1) में होगा, एसपी को 154(3) में होगा। इसकी एक कॉपी इंफॉर्मेंट को दी जाएगी, और अगर ऑफेंस वुमेन के अगेंस्ट हुआ है तो एफआईआर वुमेन ऑफिसर ही लिखेगी। उसको कोशिश इट शैल बी वीडियोग्राफ्ड, वो वीडियोग्राफ्ड होगी, 164 की स्टेटमेंट्स होंगी, और अगर वो वुमेन जिसके खिलाफ ऑफेंस हुआ है वो फिजिकली है तो प्लस वो जो है रिकॉर्डिंग ऑफ एफआईआर होगी, दैट विल बी प्लेस ऑफ द विक्टिम, प्लस दैट if any interpreter or supporter or psychological help is required, the recording will be done in that presence, right? Is it clear this part or not? Please jaldi. Done. Very good. पीटी में कहाँ से फंसेगा ये समझ में आया? प्रियांशु क्लियर है ना? चलिए कुछ याद रखिएगा, एक तो मैंने आपको जजमेंट दिखा दिया, एक चीज याद रखिएगा, एफआईआर मुझे जानना है, एफआईआर इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन और नॉट, बताइए। एफआईआर इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन और नॉट, जल्दी बताइए। देखिए एग्जैक्टली, जनरली नो, इट्स जनरली नो। एफआईआर इज नॉट अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन जनरली, ठीक है। इट्स अ प्री इन्वेस्टिगेशन स्टेज, जनरली इट कैन बी अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ऐसा नहीं हो सकता पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, बट जनरली इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो फिर ये क्या काम करता है, इट नॉर्मली ट्रिगर द इंफॉर्मेशन, ट्रिगर द इन्वेस्टिगेशन, तो इसकी वजह से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है, ठीक है। तो ट्रिगर द इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, इसकी वजह से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। सेकंड, एक और चीज है, क्या एफआईआर के अंदर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए? Detailed information. FIR must contain detailed information, that is like name, place, offense. Answer is no. ठीक है, फिर कैसे होनी चाहिए? It must reveal cognizable offense. देखिएगा, ये ऐसे होनी चाहिए जिससे cognizable offense आउट हो रहा है, ठीक है। वेरी गुड प्रेशर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, अगर ऐसी बात है, डू cryptic information amount to FIR? अगर डिटेल नहीं होता तो व्हाट डू यू मीन बाय क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन, समझाता हूँ दिव्या। क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन का मतलब है नॉट मतलब लाइक मियर इंफॉर्मेशन। क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन का मीन वॉइज, आई विल से वॉइज इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन एफआईआर होती है, बताइए। आंसर इज जनरली नो, आंसर इज जनरली नो, ठीक है। मेंस वालों, मेंस में बताऊंगा कि कैसे ये हो सकती है एफआईआर, बट टू द पीटी आंसर इज नो। तो क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन आर नॉट एफआईआर, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, एक मैंने बता दिया, ललिता कुमारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, 2014 सुप्रीम कोर्ट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट ऑन एफआईआर। ये बताता है दैट रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर इज रजिस्ट्रेशन ऑफ
FIR is mandatory. This tells us that registration of the FIR is mandatory. Another is Dhananjay versus State, 1994 Supreme Court. This says cryptic information are not FIR. Cryptic information generally not FIR. Right. Another very important judgment, Muhammad Yusuf versus Afalja. Muhammad Yusuf versus Afalja. 2006 Supreme Court. Right. This says 156 clause 3 is order. I will say order itself is FIR and you have to remember this. तो मैं 156 3 पढ़ाऊंगा तो समझ में आ जाएगा. Very important. Another important judgment is Youth Bar Association of India versus Union of India, 2016 Supreme Court. Basically, this judgment was just after Lalita Kumari. It provides the guideline how to proceed after FIR. तो FIR आने के बाद मुझे पुलिस को क्या क्या काम करना होगा, कैसे करना होगा, ठीक है, हाउ टू प्रोसीड विद द FIR, वो क्या करनी होंगी चीजें, वो सारी बात बताया गया. एक छोटा सा सवाल लास्ट, डू FIR have substantive evidentiary, प्रियांशु में आप जवाब देंगे इसका, evidentiary value. प्रियांशु में आप जवाब देंगे इसका, do FIR have substantive evidentiary value? Very good, very good, very good. Answer is very good, no. Answer is no. Then what is the evidentiary value of FIR? तो अगर सब्सटेंटिव वैल्यू का मतलब होता है दिव्या, सब्सटेंटिव वैल्यू का मतलब होता है कि जिसको आप यूज करके किसी को पनिश करा सकते हो. तो सब्सटेंटिव एविडेंस का बेसिकली मतलब होता है कि क्या FIR की इतनी साक्ष्य है, इतनी एविडेंशियरी वैल्यू है कि उसको उसके बेसिस पे कन्विक्शन करा सकते हो. आंसर इज नो. देन व्हाट इज द यूज? एग्जैक्टली प्रियांशु, एब्सोल्युटली राइट. It can be used for corroboration and contradiction. It can be used for contradiction and corroboration. Contradiction and corroborations. Right. It can be used for contradiction and corroboration under Indian Evidence Act. एक और सवाल है, can accused claim copy of FIR as a right? तो क्या FIR की कॉपी accused क्लेम कर सकता है as a right? जल्दी बताइए. आंसर इज यस, इट्स अ राइट ऑफ द accused. ठीक है, ब्रादर 107 में दिया जाता है, प्लस वो खुद भी कभी भी क्लेम कर सकता है, पुलिस से भी क्लेम कर सकता है, याद रखिएगा. तो जो FIR लिखते हैं उसको अगर किसी के खिलाफ है तो इट कैन बी क्लेम्ड बाय दैट पर्सन एनी टाइम. ये जितना भी है ना, सेक्शन 154 बेसिकली is based upon a legal maxim that is known as expresso unis est
exducem alts. This is the maximum on which 154 is based. That is what is expressed. What is expressed must be written. Must be written without alteration. Without alteration. This is the jurisprudence. This is the science on which section 54 lies. Right. चलिए next is, so we have done with. Next important is question is एक छोटा सवाल फिर आगे बढ़ेंगे. Do after registration of FIR, police is bound to investigate. बताइए. रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR के बाद क्या पुलिस बाउंड होती है कि वो इन्वेस्टिगेट करेगा? बताइए. आंसर इज नो. देखिए, तो याद रखिएगा, कंफ्यूजन होता है इस क्वेश्चन को, इसलिए मैंने रेज किया. ललिता कुमारी जो है वो ये बताता है कि FIR रजिस्टर करना मैंडेटरी है. ठीक है. इन्वेस्टिगेट करना इट्स अ प्रोरोगेटिव ऑफ PO, पुलिस ऑफिसर, और इसके अंदर वो डिसाइड करेगा when to investigate, when to investigate and when not to investigate. तो ललिता कुमारी इज नॉट अबाउट मैंडेटरी इन्वेस्टिगेशन. बहुत कंफ्यूजन होता है अगर क्वेश्चन आ जाता है कि इन्वेस्टिगेशन इज मैंडेटरी. ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन इज नॉट मैंडेटरी. ठीक है. व्हाट इज मैंडेटरी अंडर सेक्शन 154 इज रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR. राइट. तो मैंने बताया FIR के बाद स्टार्ट होती है इन्वेस्टिगेशन. ठीक है. तो वी आर बेसिक्स आर डन विद दिस. सेम वे सेम प्रोसेस होता है. 155 talk about registration of information of non-cognizable offenses. इसको बोला जाता है NCR, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट. ठीक है. तो बेसिकली रजिस्ट्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कहाँ है? NCR के अंदर होते हैं. राइट. तो समझ के देखिएगा, सिंपल सी बात है. हमने ऑफेंस पढ़े थे, दो तरीके के ऑफेंस होते हैं, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल. कॉग्निजेबल में FIR होती है 154 में, और नॉन कॉग्निजेबल में NCR होती है 155 में. इसके अलावा कुछ और याद रखना. याद रखिएगा, इसके अंदर PO have no power to investigate. डिफरेंस समझिए. 154 में मजिस्ट्रेट पुलिस PO के पास पावर है, वो इन्वेस्टिगेट करे या ना करे. यहाँ पे ही कैन नॉट इन्वेस्टिगेट. पुलिस ऑफिसर कैन नॉट इन्वेस्टिगेट. वो इन्वेस्टिगेट कर ही नहीं सकता अनलेस ऑर्डर्ड बाय मजिस्ट्रेट. जब तक मजिस्ट्रेट का ऑर्डर नहीं आएगा तब तक वो इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा. समझ लीजिएगा. द मजिस्ट्रेट जो ऑर्डर कर सकता है, जब मजिस्ट्रेट empowered to order investigation
अंडर सेक्शन 155। 155 में जो मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन करेगा वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा मजिस्ट्रेट होगा? हैव अ पावर टू ट्राई द केस, हैविंग पावर टू ट्राई सच केस। ठीक, तो जिस मजिस्ट्रेट के पास ट्रायल पावर होगी या फिर पावर टू कमिट सच केस होगी, पावर टू कमिट, कमिट माने सीनियर को देना, कमिट सच केस, वो ही मजिस्ट्रेट करेगा, कोई और नहीं कर सकता। तो 154 में तो मजिस्ट्रेट का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है इन्वेस्टिगेशन के स्टेज पे, ठीक है, उसका है इन्वॉल्वमेंट बहुत माइनर सा 156 क्लॉज 3 के अंदर। फेयरएस मजिस्ट्रेट वहां पे ये नहीं बोल सकता कि आप इन्वेस्टिगेट करो मत करो। 154 में मजिस्ट्रेट सिर्फ ये बोल सकता है कि आप ठीक इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो नहीं कर रहे हो, या इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस ठीक चल रहा है नहीं चल सकता, बस इतना पूछ सकता है। Whereas 155 में तो he will not investigate until जब तक ऑर्डर नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 156 वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेन। और ये जो जोनल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, पीटी के से ज्यादा ये मेंस का एरिया है, बट ठीक है हमको पता होना चाहिए बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन तो बनते ही है पीटी में भी, बट मेंस में तो भर के क्वेश्चन बनते हैं। एक और छोटा सा यहीं पे सवाल है, एफआईआर आया है, एफआईआर इज देयर, और एफआईआर में बहुत सारे ऑफेंसेस हैं, 1 2 3 4, और उसके अंदर एक जो ये ऑफेंस है ये कॉग्निजेबल है, और बाकी जो ऑफेंसेस हैं ये नॉन कॉग्निजेबल है। और ये नॉट इट बी एफआईआर, इट इज लेट इट बी इंफॉर्मेशन, है ना, अब सही है। तो एक इंफॉर्मेशन आया है जिसके अंदर क्या है, एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है और 3 नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। बताइए एफआईआर कहाँ पे रजिस्टर्ड होगी, या एफआईआर रजिस्टर्ड होगी या एनसीआर रजिस्टर्ड होगी? एफआईआर रजिस्टर्ड होगी या फिर, वेरी गुड, याद रखिएगा, अगर सिचुएशन ऐसी है कि एक कॉग्निजेबल ऑफेंस एक भी, तो पूरा का पूरा पूरा क्या मान लिया जाएगा, इट विल कंसिडर द कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो होल विल बी कंसिडर्ड एज कॉग्निजेबल ऑफेंस, और इसकी क्या रजिस्टर्ड होगी, इसकी एफआईआर रजिस्टर्ड, राइट, इसका एफआईआर रजिस्टर्ड होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए एक सेकंड दीजिएगा बस, जस्ट होल्ड करिएगा। तो 156 क्लॉज 1 और क्लॉज 2 बेसिकली जो बात करेगा, दैट इज टॉकिंग अबाउट द पावर of a police officer to investigate, whereas this is the power of magistrate regarding investigation. Magistrate power regarding investigation. So magistrate power regarding investigation, right? So 156 clause 1 basically says you have power to investigate all cognizable offense. ठीक है, without the order of magistrate, ठीक, without the order of magistrate. बट ये जो पावर है कितनी है, दिस इज लिमिट टू व्हाट, पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन, ठीक है, एंड मजिस्ट्रेट रिलेशनशिप पे बेस्ड है।
मजिस्ट्रेट रिलेशन। समझ देखिएगा, मैं इसको लिखा ऐसा रहा हूँ, इसको समझने की कोशिश करेंगे क्या है ये पुलिस स्टेशन और मजिस्ट्रेट रिलेशन या मजिस्ट्रेट। तो व्हाट दिस इज कि ये पुलिस स्टेशन जिस कोर्ट के अंडर में आएगा, अंडर हुज कोर्ट, तो हर कोर्ट के अंडर में बहुत सारे पुलिस स्टेशन आते हैं, कहते हैं जिस अंडर हुज कोर्ट, तो जिस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आएगा उसके होल एरिया में, इन दैट एरिया पीओ कैन इन्वेस्टिगेट। तो समझ के छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, ये कोर्ट है, उसके अंदर ये एक पुलिस स्टेशन है PS1, PS3, PS4 और ये कोर्ट है। माय स्क्रीन इज नॉट कमिंग राइट, जस्ट होल्ड ऑन, आएगा जस्ट होल्ड ऑन। राइट, देयर इज सो मच ऑफ प्रॉब्लम इन इंटरनेट इन दिस दिल्ली, सो मच ऑफ प्रॉब्लम। चलिए, तो सपोज 4 पुलिस स्टेशन है, ये आ जाएगा धीरे धीरे, 4 पुलिस स्टेशन और एक ये कोर्ट है। व्हाट इज हैपनिंग, क्वेश्चन इज दिस, यहाँ पे एक FIR रजिस्टर्ड हुआ है, यहाँ पे एक FIR रजिस्टर हुआ, क्वेश्चन है ये, बताइएगा FIR रजिस्टर हुआ है, एंड नाउ यहाँ का जो PO वांट टू इन्वेस्टिगेट, और इसका जो एरिया है वो ये है, इस पुलिस स्टेशन का एरिया जो है वो ये है, इस पुलिस स्टेशन का एरिया जो है वो ये है, एंड लेट इट बी समथिंग लाइक दिस, इस पुलिस स्टेशन का एरिया जो वो ये है, और जो ये पूरी कोर्ट है उसका एरिया ये है, दिस इज द एरिया ऑफ कोर्ट। आई हैव डिफरेंशिएटेड विद कलर। आप मुझे बताइएगा कि ये जो रेड वाले PO है, ही वांट टू इन्वेस्टिगेट, जो उसका FIR है, कहाँ कहाँ किस एरिया में करेगा, रेड में करेगा, ब्लू में कर सकता है, पर्पल में कर सकता है, ग्रीन में कर सकता है, किस एरिया में करेगा प्लीज बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी, टेंशन क्वेश्चन है ये FIR आया है, और ये दिस FIR इज देयर, ग्रीन वन, एंड दिस इज अ रेड जोन। ये मुझे आंसर रेड ब्लू में दीजिए, ये इसकी पावर है यहाँ तक, ये दूसरे पुलिस ऑफिसर की पावर है, ये दूसरे की पावर है ब्लू वाली, ये पर्पल किसी और की है, ग्रीन किसी और की है, राइट, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए, समझ जाइएगा, 156 में उसके पास ये उसका एरिया तो है, बट रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन ही हैव ऑल पावर टू, ये जो एरिया येलो एरिया जो ना, जिस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में वो आता है, उस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में जितना एरिया, उस एरिया के अंदर उसको इन्वेस्टिगेट करने की पावर है। FIR कौन से एरिया की, तो ये रेड एरिया बेसिकली उस वो एरिया जिसमें उसकी FIR लॉज होगी, FIR यहाँ लॉज होगी, तो he cannot take an FIR any area outside the red zone, but एक बार FIR आ गई तो he can investigate in any of the area within the jurisdiction of the court under which his station is coming। तो जिस कोर्ट के अंडर उसका स्टेशन आता है, उस कोर्ट का जितना एरिया ना, वो उसका उसका इन्वेस्टिगेशन एरिया, वो इतने एरिया में विदाउट द परमिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेट कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके पास पावर है कि वो इस एरिया से लेके इस एरिया तक इन्वेस्टिगेट करे, जिस एरिया के जुडिक्शन में वो आ रहा है वो उसमें इन्वेस्टिगेट कर सकता है। बट ये जो एरिया रेड वाला है वो एरिया यहाँ पे ये है कि इन इन एरिया में जो ऑफेंस होता है उनकी इन्वेस्टिगेशन करने की पावर उसके पास आएगी, दैट इज वाई देयर। बट जब इन्वेस्टिगेशन कर रहा है तो कहाँ कहाँ जा सकता है, किसी भी एरिया में जा सकता है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेसिकली 156 का क्लॉज 1 ये आपको बताता है कि पुलिस हैव पावर टू इन्वेस्टिगेट इन द लोकल एरिया, ठीक है, वेयर सच कोर्ट हैव जुडिक्शन, ठीक है।
देखिए इन्वेस्टिगेशन के लिए यस, एफआईआर के लिए वो बना हुआ है, एफआईआर के लिए वो रेड जोन के बाहर नहीं जा सकता, ये वाला ब्लू जोन के बाहर नहीं जा सकता, ये वाला पर्पल जोन के बाहर नहीं, ग्रीन, ये इनका एफआईआर एरिया। बट एक बार एफआईआर आ गई तो फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन ये जो येलो एरिया है ये इसका एरिया है जो उसकी कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है। बट अगर वो इसके बाहर जाएगा तो यस फिर उसे परमिशन की जरूरत पड़ेगी, फिर परमिशन की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल ये कोई दूसरी कोर्ट है, कोर्ट 2 इसका एरिया है, तो यस फिर परमिशन की जरूरत पड़ेगी। अदरवाइज वो इस येलो एरिया में विदाउट परमिशन कभी भी कितनी भी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। क्लियर हुआ 154 के मैटर्स में, राइट। फर्स्ट थिंग, सेकंड 156 का क्लॉज 2, ठीक है, प्रोसीडिंग्स ऑफ 156 क्लॉज 2 will not be cautioned, ठीक है। तो प्रोसीडिंग्स 156 जो है वो will not be cautioned, ठीक है। when I say caution, what do you mean by this? That is on the ground that PO was not empowered to investigate। तो इस ग्राउंड पे कि भैया 156(3) में 2 में ये बोल रहा है कि अगर एफआईआर हो गई है और इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो इस इन्वेस्टिगेशन को इस ग्राउंड पे चैलेंज नहीं कर सकते कि ये सब इंस्पेक्टर कर रहा है या कोई कांस्टेबल इन्वेस्टिगेट कर रहा है या फिर उसको कैसे एम्पावर्ड कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो वैलिड है। एंड लास्ट इज 156 क्लॉज 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस पावर इज गिवन टू अ मजिस्ट्रेट। The magistrate empowered to take cognizance अंडर सेक्शन 190। तो जो मजिस्ट्रेट सेक्शन 190 में कॉग्निजेंस लेने के लिए एम्पावर्ड है ना, वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है, वो ऑर्डर ऑफ इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। ऑर्डर ऑफ इन्वेस्टिगेशन समझ लीजिएगा, मैं बताने की कोशिश करता हूँ। तो बेसिकली 156 क्लॉज 3 बेसिकली क्या है, पहली सिचुएशन क्या है, सपोज फर्स्ट सिचुएशन पीओ refuses to register FIR अंडर सेक्शन 54। दिव्या समझ आ रहा है ना बेटा? क्योंकि इन लोग बाकी लोगों ने पढ़ा हुआ है, तुम्हारा है कि थोड़ा सा शायद कम पढ़ा हुआ है, क्योंकि बाकी लोग तो बहुत ज्यादा प्रिपरेशन भी मोड में है ऑलरेडी, राइट। तो कुछ भी समझ में नहीं बताइएगा। पुलिस ऑफिसर ने क्या किया, इन्वेस्टिगेशन रजिस्टर करने से, एफआईआर रजिस्टर करने से मना कर दिया है 154 के अंदर। तो 156 क्लॉज 3 में मजिस्ट्रेट कैन रजिस्टर्ड, मजिस्ट्रेट कैन ऑर्डर टू रजिस्टर एफआईआर। Similarly, PO is not investigating after registration of FIR, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन हो गया एफआईआर का, बट वो इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहा है। 156 क्लॉज 3 में पीओ कैन ऑर्डर, सॉरी मजिस्ट्रेट कैन ऑर्डर, कैन ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन, राइट। तो ये दो काम है, पुलिस ऑफिसर चेक आउट। बट याद रखिएगा 156 क्लॉज 3 में पहला सवाल, कैन मजिस्ट्रेट आस्क पुलिस हाउ टू डू इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन करनी कैसे, ये पूछ सकता है उससे।
आंसर इज नो। वो सिर्फ उसे बोल सकता है अगर वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा। आंसर इज नो। एक और सवाल, 156 क्लॉज 3 के जो ऑर्डर है वो पोस्ट कॉग्निजेंस है, यानी कि कॉग्निजेंस लेने के बाद है कॉग्निजेंस ऑर्डर, ये प्री कॉग्निजेंस ऑर्डर है? जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी। 156 क्लॉज 3 के जो ऑर्डर हैं वो पोस्ट कॉग्निजेंस यानी कि कॉग्निजेंस लेने के बाद हो सकते हैं या उससे पहले ही हो सकते हैं? प्री और पोस्ट? आंसर इज बोथ। ठीक है, तो इट इज नो मोर। आप लोगों को पता होगा शायद प्री कॉग्निजेंस ऑर्डर, दिस इज रॉन्ग आंसर। ठीक है, तो 156 क्लॉज 3 जो है इट इज बोथ प्री एंड पोस्ट कॉग्निजेंस ऑर्डर। ठीक है, वेनु भाई, हरि भाई, मालविया वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2019। और प्लीज जिन लोगों ने सिर्फ प्री कॉग्निजेंस पढ़ा है वो सही पढ़ा है, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। गुरबख्श सिंह सीविया और बाकी सारे जजमेंट्स हैं, इसको फॉलो किया, बट अथरी अदाधरन ने भी किया इसको। मेरा यूट्यूब पे एक वीडियो पड़ा हुआ है, प्लीज गो थ्रू दैट वीडियो, 35-40 मिनट्स का वीडियो है ना। तो रिगार्डिंग दिस, वीनू भाई, हीरा भाई, मालविया वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, तो आई वांट यू टू गो थ्रू दिस, आपको पता चल जाएगा कैसे। ठीक है, बट पीटी के लिए हमको ही पता होगा, तो प्लीज आप एक बार मेरा यूट्यूब पे वो वीडियो, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं खास करके उनको तो रिक्वेस्ट है कि वो अपनी कॉपी को अपडेट कर लें, है ना, क्योंकि हमने भी प्री कॉग्निजेंस पढ़ा होगा पुराने वाले बच्चों ने, नए वालों में नहीं। तो नए मेरे 2019 वाले उनको तो मैं ही पढ़ा चुका हूँ, 19 से पहले वालों में। तो मानू भाई, हीरा भाई, मालविया वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2019 सुप्रीम कोर्ट, इट्स अ 3 जज बेंच जजमेंट, है ना? इट्स अ 3 जज ना, या 5 जज है अजुनी? रिमेंबर कितना है, 3 या 5? 3 जज आई थिंक। ठीक है, 3 है ना। चलिए, तो आंसर याद रहेगा सबको कैसे है वो? आप, बहुत लंबा प्रोसेस है कैसे हो गया ये, ठीक है, बट अभी के लिए आंसर इज यस, इट कैन बी डन बोथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अनदर इंपॉर्टेंट सेक्शन 157। सेक्शन 157 क्या है? सेक्शन 157 बताता है पीओ हाउ टू, पीओ हाउ टू इन्वेस्टिगेट। पीओ कैसे इन्वेस्टिगेट करेगा? इसके अंदर हमको कुछ नहीं करना है, इसके अंदर सिर्फ ध्यान रखना है 157 में क्या खासियत है, बताइए पीटी के लिए 157 में क्या खासियत है, पीटी के लिए जानना है। 157 basically it's about sending occurrence report to the magistrate। तो मजिस्ट्रेट, तुम व्हाट डू मीन बाय अकरेंस रिपोर्ट? तो जब भी एफआईआर आएगी 154 में या फिर 156 क्लॉज 3 में और 156 क्लॉज 1 में इन्वेस्टिगेशन करने से पहले वो 157 में क्या करेगा? मजिस्ट्रेट को इंफॉर्मेशन मिलेगा, इट इज अ इंफॉर्मेशन टू द मजिस्ट्रेट, इंफॉर्मेशन मिशन टू इट्स एरिया मजिस्ट्रेट, टू एरिया मजिस्ट्रेट। सिंपल सी याद है, वो अपने एरिया मजिस्ट्रेट को इंफॉर्मेशन देगा रिगार्डिंग, रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, वो इस इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन देगा, दिस दिस इज नोन एज अक्रेंस रिपोर्ट। और इस इंफॉर्मेशन में क्या लिखा होगा? दो बातें लिखी होंगी सिर्फ, आई एम इन्वेस्टिगेटिंग, आई एम
नॉट इन्वेस्टिगेट। तो वो मजिस्ट्रेट को इंफॉर्मेशन देगा और उसमें से दो बातें लिखेगा कि मेरे पास ऐसे ऐसे इंफॉर्मेशन आई है और मैं 156 क्लॉज 3 में इन्वेस्टिगेशन करने जा रहा हूं, या फिर मैं 156 क्लॉज 3 क्लॉज 1 में इन्वेस्टिगेशन करने नहीं जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू इन्वेस्टिगेट, आई एम नॉट गोइंग टू इन्वेस्टिगेट। ये इंफॉर्मेशन जाएगी किसको? मजिस्ट्रेट को। बट मजिस्ट्रेट से पहले किसको जाएगी? सीनियर को। तो इसका पैटर्न कैसे होता है? पहले सीनियर को जाएगी और सीनियर के बाद मजिस्ट्रेट को। तो ही विल गिव इट टू सीनियर और सीनियर इसको देगा मजिस्ट्रेट को। ठीक है, ये यहां से आई एम इन्वेस्टिगेटिंग सीनियर को जाएगी अंडर सेक्शन 158, अंडर सेक्शन 158। तो मजिस्ट्रेट को देने की, और यहां से यहां जाएगी अंडर सेक्शन 157, अंडर सेक्शन 157। तो लिखा तो 157 में कि पुलिस ऑफिसर, बट बेसिक प्रोसेस क्या होता है? पहले सीनियर को जाती है और सीनियर फिर उसको देता है। ठीक है, ये जो 157 में सपोज ये सीनियर को गई और बोल रहा है आई एम इन्वेस्टिगेशन, सीनियर कैन, सॉरी नॉट, आई एम नॉट इन्वेस्टिगेशन, यहां लेते हैं आई एम नॉट इन्वेस्टिगेशन, सीनियर कैन ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन। सीनियर ऑर्डर कर सकता है इन्वेस्टिगेशन के लिए कि प्लीज इन्वेस्टिगेट करिए, अंडर सेक्शन 158, राइट। सीनियर ऑर्डर कर सकता है इन्वेस्टिगेशन के लिए। और सपोज सीनियर ने नहीं करा और ये ऐसे ही पहुंच गया आई एम नॉट इन्वेस्टिगेशन, ये जो है आई एम नॉट इन्वेस्टिगेशन ये सीधा सीधा नीचे पहुंच गया सीधा, तो फिर मजिस्ट्रेट कैन ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन, मजिस्ट्रेट कैन ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन अंडर विच सेक्शन? प्रियांशु मैम? 60। वेरी गुड, अंडर सेक्शन 159, अंडर सेक्शन 159। सिमिलरली यहाँ पे आई एम इन्वेस्टिगेटिंग, फिर कुछ नहीं, इन्वेस्टिगेटिंग है तो ही कैन नॉट डू एनीथिंग, खत्म हो गई बात यही, ही इज इन्वेस्टिगेटिंग, बात खत्म, राइट। तो बेसिकली अभी नहीं, इसके थोड़ी देर बाद मैं पूरा एक चार्ट समझाने की कोशिश करूंगा। तो 157, 158, 159 क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो समथिंग इज लाइक दिस, ये एक इंडिविजुअल है, दिस इज एन इंडिविजुअल हैविंग ए एफआईआर इन द हैंड, है ना? देखो, ही इज होल्डिंग एन एफआईआर, ठीक है। ये एफआईआर लेके किसके पास पहुंचा? कैप लगाया हुआ पुलिस ऑफिसर के पास, ठीक है। दिस इज व्हाट ही इज डूइंग अंडर सेक्शन 154 क्लॉज 1, है ना? ये क्या करेगा? एफआईआर रजिस्टर कर लेगा, काय में? एफआईआर बुक में, है ना? एफआईआर बुक में रजिस्टर करेगा। एफआईआर बुक में रजिस्टर करने के बाद क्या करेगा? डिसाइड whether to investigate और डिसाइड करेगा इन्वेस्टिगेट करूं या नहीं करूं, ठीक है। तो सपोज इन दोनों में से ऑप्शंस हैं, ही इज इन्वेस्टिगेटिंग और नॉट इन्वेस्टिगेटिंग, ठीक है। उसने डिसाइड किया कि मैं, दो ऑप्शन है उसके पास, तो विल कवर दिस वन, ये जाएगा उस, अब किसको?
ये इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, ये किसको भेजेगा? ही विल सेंड इट टू अ नेक्स्ट सीनियर, है ना, बड़ा कैप, तो ही विल सेंड टू अ सीनियर अंडर सेक्शन 158, और ये सीनियर पास ऑन कर देगा किसको? ठीक है, जज साहब को, है ना, दिस इज जज साहब अंडर सेक्शन 157, एंड बात खत्म हो गई। और ये फिर क्या करेगा? जैसे ये पूरा हो जाएगा, क्या करेगा? ही विल मूव प्रोसीड अंडर सेक्शन 156 क्लॉज 1 टू इन्वेस्टिगेट, है ना, वो प्रोसीड कर जाएगा इन्वेस्टिगेट करने के लिए। फर्स्ट सिनेरियो, ये फर्स्ट सिनेरियो, पहला सिनेरियो जो है। दूसरा सिनेरियो, उसने क्या लिखा? नॉट इन्वेस्टिगेटिंग, किसको भेजा? बड़े साहब को। बड़े साहब अंडर सेक्शन 158 क्या कर सकते हैं? या तो इसको एज इट इज फॉरवर्ड कर सकते हैं, या फिर वो क्या करेंगे? ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन। वन 158 में उन्होंने इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर दी और वो चला गया 156 में। तो सपोज इन्होंने ऑर्डर, ये सेकंड सिनेरियो, बट सेकंड सिनेरियो ना आके दिस सिनेरियो हैज हैपेंड, थर्ड सिचुएशन रेज हो गई है, और इन्होंने ये चीज किसको भेज दी? जज साहब को भेज दी, ठीक है, अंडर सेक्शन 157, और जज साहब को लगता है इट शुड बी इन्वेस्टिगेटेड, तो क्या करेंगे वो? ही विल ऑर्डर व्हाट? इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन, राइट? आया सिचुएशन समझ में? सो इजी। तो ये जो ऑर्डर होगा, दिस इज अंडर सेक्शन 159, ये 159 में होगा। ठीक है, सेम प्रोसेस। सपोज ये एफआईआर क्या हुआ, इसी कंडीशन में सेकंड सिचुएशन यहां था, ये जो पीओ है इसने क्या करा? रिफ्यूज, ये एफआईआर रिफ्यूज कर दी, तो फिर ये एफआईआर अब कहां जाएगी? सीनियर के पास, अंडर सेक्शन 154 क्लॉज 3, और 154 क्लॉज से सीधा कहां पहुंचेगी? यहाँ पे सीनियर पहुंचा देगा डायरेक्टली, पुलिस को हटा लिया साइड में से, है ना। इट्स अ फिफ्थ सिचुएशन, फिफ्थ सिचुएशन। सपोज इन्होंने भी मना कर दिया, डिनाइज, सिक्स सिचुएशन क्या है? ये भाई साहब कहाँ जाएंगे? सीधा एफआईआर कहाँ लेके जाएंगे? कोर्ट में, और कोर्ट क्या करेगी? 156 क्लॉज 3 में ऑर्डर करेगी, और फिर सीधा वहां पर से स्टेज वहीं आ जाएगी। यानी कि 156 की इंफॉर्मेशन आने के बाद भी ये सारा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, डोंट वरी। हो गया एफआईआर, कितना इजी था, बस यहीं से क्वेश्चन आएगा। थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल सारा कुछ हो गया। चार्ट बना दिया हमने, एक क्वेश्चन कंफर्म, 2 से 3 क्वेश्चन कंफर्म कर दिया हमने। चलिए आगे मूव करें। वी आर डन विद ऑल दिस। एक बार ये भाई साहब 156(1) में इन्वेस्टिगेट करने चले गए, तो इनके पास क्या पावर आ जाएगी? ये विल गेट द पावर ऑफ सेक्शन 160, इनके पास पावर्स आ जाएंगे सेक्शन 160 की। लेट अस डायरेक्टली गो टू सेक्शन 160। बिफोर गेटिंग इनटू 160, इतना सबको समझ आया प्लीज? इज दिस क्लियर और नॉट?
Is this clear or not? No, Priyanshu, no. Yes. Divya, yes है बेटा. रेशमा, yes है. Aved, Piyush, all clear. Yes. चलिए. चलिए 159 में याद रखिएगा 159 को मुझे सिर्फ अलग से पढ़ना है. 159 में दो पावर है. एक तो इन्वेस्टिगेशन की पावर जो मैंने आपको बताई दिया, प्लस देयर इज अनदर पावर आल्सो दैट इज नोन एज इंक्वायरी. तो मजिस्ट्रेट के पास अगर एफआईआर आती है और उसमें लिखा हुआ है नो इन्वेस्टिगेशन, आई एम नॉट डूइंग इन्वेस्टिगेशन, तो मजिस्ट्रेट कैन आल्सो डू, मजिस्ट्रेट हैव पावर टू ऑर्डर इंक्वायरी. तो इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ, ठीक है, ये इन्वेस्टिगेशन के अलावा, ठीक है, इन दोनों में से कुछ भी वो यूज कर सकता है. और याद रखिएगा 159 का ऑर्डर कब होगा? ओनली व्हेन पीओ नॉट इन्वेस्टिगेटिंग. और ये चीज कहां लिखी है? अक्रंस रिपोर्ट में. अगर ये चीज अक्रंस रिपोर्ट के अंदर लिखी है तभी सेक्शन 159 का ऑर्डर होगा, वरना नहीं होगा. तो यहीं पे एक सवाल आते हैं मेरे दिमाग में. एफआईआर रजिस्टर्ड हुई, पीओ स्टार्ट इन्वेस्टिगेटिंग, इन्वेस्टिगेशन स्टार्टेड, गोइंग ऑन, इन्वेस्टिगेशन गोइंग ऑन, और यहाँ पे ही स्टॉप इन्वेस्टिगेटिंग. बताइए, इन्वेस्टिगेशन रीस्टार्ट करवानी है. इन्वेस्टिगेशन रीस्टार्ट, इन्वेस्टिगेशन को रीस्टार्ट करना है. सेक्शन बताइए, ऑर्डर कहां होगा? वेयर एंड हु, वेयर एंड हु, तो कौन करेगा और कहां होगी? जल्दी. वेरी गुड. सीनियर, तो सीनियर इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव, सीनियर कर सकता है बिल्कुल. सीनियर कैन ऑर्डर, वो दैट इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क. दिस इज एन ऑर्डर ऑफ, याद रखिएगा, सेक्शन 156 क्लॉज 3. ठीक है, तो इट विल बी सेक्शन 156 क्लॉज 3. तो सवाल ये है कि एक बार इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई फिर 159 का ऑर्डर नहीं होगा. इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई, बीच में कोई डिफरेंस आ रहा है, बीच में कोई स्टॉपेज आ रहा है, तो 156 क्लॉज 3 का ऑर्डर है. जब पहली बार इंफॉर्मेशन आती है और वहां इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं कर रखी है एफआईआर लिखने के बाद, तब 159 का ऑर्डर होता है. अदरवाइज बीच में पुलिस ऑफिसर ने कभी इन्वेस्टिगेशन रोक दी है, कुछ कर दिया है, इज नॉट डूइंग राइट इन्वेस्टिगेशन, या कोई और प्रॉब्लम कर रहा है, इट विल बी सेक्शन ऑफ 156 clause. Then it will be order of 156 clause 3. हुआ क्लियर? नहीं हुआ क्लियर? यस. चलिए, नाउ लेट अस गो इनटू 160. इसके बाद पीटी में क्वेश्चन नहीं आएगा, डोंट वरी. ठीक है, इसके लिए, इसमें पढ़ाने के लिए तो बहुत कुछ है, डोंट वरी, बहुत कुछ है पढ़ाने के लिए, बट फिर भी काफी कुछ पढ़ा दिया देर में. सेक्शन 160 ये है पुलिस ऑफिसर की पावर, पीओ पावर टू
call any person for investigation. सिंपल याद रखने का तरीका, विटनेस विटनेस सब भूल जाओ. तो वो जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, तो इन्वेस्टिगेशन करते तक ही कैन कॉल एनी पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन. ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो दिस इज एन ऑर्डर एंड नोटिस टू अपीयर, दिस इज अ नोटिस टू अपीयर. इस नोटिस कौन देगा? बाय पुलिस ऑफिसर. पुलिस ऑफिसर किसको देगा? टू एनी पर्सन. ठीक है, whom he think that that person is acquainted with the case. सिंपल, किसी को भी दे सकता है ये नोटिस, और जिसको ये नोटिस जाएगा, the person have to appear, उसको अपीयर होना पड़ेगा. लेकिन इसकी एक लिमिट है. नोटिस ऑफ 160 कैन बी सेंट टू एनी पर्सन, किसी भी को दिया जा सकता है, बट विद इन द लिमिट ऑफ पुलिस स्टेशन एरिया. तो जो हमने वो रेड वाला एरिया फिक्स किया था ना, वो जो उसका रेड एरिया बनाया था हमने, उस एरिया के अंदर कोई इंडिविजुअल रहता है, उसको प्लस हिज एडजॉइनिंग स्टेशन, बस ये दो लिमिट है. दैट इज पुलिस ऑफिसर के पास सिर्फ यही दो लिमिट है कि वो या तो अपने स्टेशन का, या जो उसका पास का एडजॉइनिंग स्टेशन है उसका, ही कैन सेंड व्हाट दिस लेटर ऑफ या नोटिस ऑफ अपीयरेंस अंडर सेक्शन 160. किसी और को नहीं दे सकता, बाहर वाले को. इस जुरिडिक्शन के अंदर ही कैन सेंड इट. तो ये दो जुरिडिक्शन है, इन दो जुरिडिक्शन में तो ये उसका पुलिस स्टेशन है और ये इसका एडजॉइनिंग पुलिस स्टेशन है. इन दो जुडिशन में कोई भी इंडिविजुअल रहता है, ही कैन कॉल, और उसको आना पड़ेगा. बट एक और इस पे रिस्ट्रिक्शन है, ही कैन नॉट कॉल चाइल्ड अंडर 15 ईयर. वो उस बच्चे को कॉल नहीं कर सकता जिसकी उम्र 15 साल है. ही कैन नॉट कॉल ओल्ड पर्सन above 65 years. He cannot call a woman. ठीक है. एंड फोर्थ, मेंटली और फिजिकली डिसेबल पर्सन. फिजिकली डिसेबल, इन चार लोगों को नहीं बुला सकता. फॉर देम ही विल गो देयर प्लेस, ही विल गो टू देयर प्लेस. ये बात नहीं हो रही है कि वो उनको इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता. ही कैन इन्वेस्टिगेट, बट उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए ही कैन नॉट कॉल देम टू अ पुलिस स्टेशन. तो 160 में पुलिस के पास पावर है कि वो किसी भी इंडिविजुअल को अपने पुलिस स्टेशन में इन्वेस्टिगेशन के लिए बुला सकते हैं. एंड वो किसी भी इंडिविजुअल को किस हद तक बुला सकते हैं, या तो वो इंडिविजुअल उनके पुलिस स्टेशन में रहता हो या उनके एडजॉइनिंग पुलिस स्टेशन में रहता हो, तभी बुला सकते हैं, अदरवाइज नहीं बुला सकते. बट स्टिल वो इंडिविजुअल कौन नहीं होना चाहिए? इन चार कैटेगरी में फॉल नहीं करना चाहिए: चाइल्ड, ओल्ड, वुमेन एंड मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड. अगर इनके अलावा कोई भी है, दे कैन कॉल देम. ठीक है, अंडर सेक्शन 160. एक बार 160 में बुला लिया तो इट्स अ कॉलिंग ऑफ अ विटनेस. कॉलिंग ऑफ, तो एक बार बुला लिया तो ऑब्वियसली व्हाट, बुलाने की वजह क्या है? व्हाट दे विल डू, दे डू राइट. अगर वो व्हाट आई वाज टेलिंग 161. ठीक है, 161 वाज दिस कि now next is if it's called, next is what,
he will do bayan, obviously. He will do bayan, that means he will do examination of the person called. जो बंदा है उसको वो पूछेगा, बात करेगा. I will say examination मतलब that he can do inquiry of that, है ना. ई वाला इंक्वायरी ऑफ हिम, वो उससे पूछेगा, सवाल जवाब करेगा, क्वेश्चन आंसर्स. he will do question answers. This is done under section 161. So he will have power to examine him. Under section 161, police will examine person so called. जिसको बुलाएगा उसको एग्जामिन करेगा. ठीक है. ये जो एग्जामिनेशन होगा, याद रखिएगा, दिस एग्जामिनेशन विल बी ओरल. ठीक है, नॉट बी रिटन. ये रिटन नहीं होगा. बट इफ रिटन, not to be signed. Person is bound to answer all the question. Person is bound to answer all question. और जो उससे सवाल पूछे जा रहे हैं उसको उसका जवाब देना पड़ेगा. Bound all question. Whether such question expose him to criminal liability. अगर उसको ऐसे क्वेश्चन क्रिमिनल लायबिलिटी की तरफ भी ले जाएंगे ना, तभी भी उसको देना पड़ेगा इसका आंसर. ठीक है. तो पहली बात तो रिटर्न में होगा, ओरल होगा, रिटर्न नहीं होगा. और अगर रिटर्न कर लिया तो उसको साइन करने की जरूरत नहीं है, बट उसको लिखना पड़ेगा. ठीक है, बट नॉट टू बी साइंड, ये इंपॉर्टेंट है, साइन करने की जरूरत नहीं. और अगर ये जो एग्जामिनेशन है, ये एग्जामिनेशन किसकी का भी हो सकता है. इट कैन बी विक्टिम ऑल्सो, एक्यूज्ड ऑल्सो, और विटनेस ऑल्सो. आई मीन टू से 160 कॉलिंग किसी की हो सकती है. तो 160 कॉलिंग एक्यूज्ड की भी हो सकती है, विक्टिम की भी हो सकती है, और विटनेस की भी हो सकती है. ठीक है. मैं बताता हूँ. ठीक है. तो विक्टिम की हो सकती है, एक्यूज्ड की हो सकती है, किसी का भी हो सकता है. However, if it is of a girl, examination is of a girl or a rape victim or a sexual assault victim. ठीक है. तो एग्जामिनेशन कौन करेगा? Examination will be done by female officer. Exactly, it will be done by female officer. So it will be done by female officer. ठीक है. चलिए, एग्जैक्टली प्रियांशु ने एक सवाल पूछा था, वो समझाया था. Bound to answer all question whether exposed to criminal liability. When I say exposed to criminal liability, मैं यहाँ बताना भूल गया, मुझे मैम ने याद दिला दिया. Except self incriminating questions. तो समझिएगा, एक्सपोज टू क्रिमिनल लायबिलिटी का मतलब क्या है कि ऐसे ऑफेंसेस जिसमें उसका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, उसी में हो सकता है वो एक्यूज निकल जाए, है ना. उन क्वेश्चंस का आंसर तो देगा. बट ऐसे क्वेश्चंस जो उसको सेपरेट
किसी चार्ज का या पेनल्टी का सेल्फ इंक्रिमिनेशन के लिए लेके जाएंगे, ठीक है, तो बेसिकली इसका मतलब बिल्कुल भी सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग नहीं है, तो सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग आंसर्स को इज नॉट बाउंड टू रिप्लाई, नॉट बाउंड टू रिप्लाई, राइट, ठीक है। क्लियर हुआ कितने लोगों को प्लीज? अब एक सवाल है, अगर सर मुझे किसी को इन्वेस्टिगेट करना है या फिर आई विल से एग्जामिनेशन करना है, तो आई वांट टू डू एन एग्जामिनेशन, जैसे 161 का सेक्शन 161, आउट ऑफ माय जुडिक्शन, आउट ऑफ माय जुरिस्डिक्शन, मुझे अपने जुरिडिक्शन के बाहर जाके एग्जामिनेशन करना, तो हाउ आई विल डू, हाउ? आंसर इज you personally go, you cannot call him अंडर सेक्शन 160। तो 161 का एग्जामिनेशन करना है और इंडिविजुअल बाहर है, तो उसे 160 में कॉल नहीं कर सकते, बट आप तो जा ही सकते हो, आप चले जाओ, आप जाके इन्वेस्टिगेट कर लो, क्योंकि आपके पास इन्वेस्टिगेशन पावर तो है। तो आप वहां जाके, अब तो अपने जुडिक्शन के बाहर के लिए आप उसे कॉल नहीं कर सकते, बट 161 का स्टेटमेंट तो रिकॉर्ड कर सकते हो, तो यू कैन गो एंड रिकॉर्ड द 161 का स्टेटमेंट, ठीक है। सेक्शन 162, the statements recorded अंडर सेक्शन 161 की एविडेंशियरी वैल्यू क्या है, उसकी बात करता है सेक्शन 161। तो 160 में बुलाया, 161 में लिखा और 162 में बताया कि जो आपने लिखा उसकी एविडेंशियरी वैल्यू क्या है, उसकी कोई एविडेंशियरी वैल्यू है या नहीं है, राइट, उसकी बात करता है। तो फर्स्ट थिंग इज दिस, जो हमने पढ़ा, एक चीज हमने पढ़ लिया कि सेक्शन 161 स्टेटमेंट्स need not to be signed, ठीक है। तो अगर ऐसे स्टेटमेंट्स को लिखा गया है तो साइन करने की जरूरत नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, they have no evidentiary value, they have no evidentiary value, and cannot be used during trial। इन जो स्टेटमेंट लिखे गए इनका कोई यूज नहीं है, इनको ट्रायल के टाइम पे यूज नहीं किया जाएगा, एक्सेप्ट अ सिचुएशन, एक्सेप्ट एक सिचुएशन है, देयर इज ओनली वन सिचुएशन, exception to this situation is this, when this person, right, जिसकी statement, that is when person whose statement is recorded under section 161 appear as prosecution witness। ये आपका पीटी का सवाल है। जो 161 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई है ना पुलिस ने, उसकी कोई एविडेंशियल वैल्यू नहीं है सिवाय एक चीज के, इट कैन बी रिकॉर्डेड, इट कैन बी यूज्ड इन वन कंडीशन, वन एंड ओनली वन कंडीशन, दैट इज द पर्सन अपीयर एज अ प्रोसिक्यूटिंग एविडेंस। और अगर ये प्रोसिक्यूशन एविडेंस की तरह आ गया है तो फिर क्या होगा, कैन बी यूज्ड बाय डिफेंस फॉर contradiction, nothing else, not even corroboration, for contradiction only, for contradiction only।
and this can be used by prosecution and with the permission of court. For contradiction. सवाल को समझ लीजिएगा। तो 3 सवाल बनते हैं। पहला यूज क्या है, साइन नहीं होने चाहिए। दूसरा क्या है, कोई एविडेंशियल वैल्यू नहीं है सिवाय किस बात के, उसका प्रोसिक्यूशन विटनेस की तरह आना। प्रोसिक्यूशन मतलब गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा, पार्टी की तरफ से आ रहा, विक्टिम की तरफ से प्रोसिक्यूटिंग विटनेस की तरह आ रहा है, और प्रोसिक्यूटिव विटनेस पे आने पर जो डिफेंस है वो उसको डायरेक्टली कॉन्ट्राडिक्ट कर सकता है, डायरेक्टली विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट। और अगर प्रोसिक्यूशन को अपने ही विटनेस को कॉन्ट्राडिक्ट करना है तो पहले परमिशन लेगा, फिर वो भी कॉन्ट्राडिक्ट कर सकता है। अपार्ट फ्रॉम इसके अलावा कोई यूज नहीं है। याद रखिएगा, सेक्शन 161 स्टेटमेंट्स आर saved by section 32 and section 27 of Indian Evidence Act. That means something is, if a statement relevant under section 32 or section 27 of Indian Evidence Act, तो अगर 32 या 27 में इंडियन एविडेंस एक्ट में रेलिवेंट है, then section 162 will not apply. That means such statements can be used as an evidence. In a statement का यूज हो सकता है as an evidence. So such statements can be used as an evidence. तो 3 कंडीशंस हैं। तो 161 की जो स्टेटमेंट्स हैं उनको 3 ही कंडीशन में अंडर सेक्शन 162 यूज किया जा सकता है। फर्स्ट, पी एविडेंस की तरह, प्रोसिक्यूशन विटनेस की तरह आ रहा है, वो प्रोसिक्यूशन एविडेंस आ रहा है तो कॉन्ट्राडिक्शन के लिए, या फिर सेक्शन 32 और 27 में इंडियन एविडेंस एक्ट में। बस इसके अलावा इनका कोई यूज नहीं है। देयर इज नो यूज। डन? क्लियर है? Are we clear to this? चलिए, ठीक है, व्हाई नॉट। मेरा सिर्फ सिंपल सा फंड है, 161 में जो रिकॉर्ड स्टेटमेंट हुआ उसको सेक्शन 162 कहता है कैन नॉट बी यूज्ड इन एविडेंस, कैन नॉट बी यूज्ड इन एविडेंस। इनका एविडेंस में कोई यूज नहीं हो सकता। बट इसके 3 एक्सेप्शंस हैं, 3 exceptions, and I say 3 exceptions, that is when 161 statements can be used as an evidence. तो वो कौन कौन सी सिचुएशंस हैं जब 161 एज एन एविडेंस यूज हो जाएगा? सिचुएशन 1, when person appear as prosecution witness, PW। तो जब वो प्रोसिक्यूशन विटनेस की तरह आएगा तब कॉन्ट्राडिक्शन के लिए कौन कौन कर सकता है? डिफेंस डायरेक्टली और प्रोसिक्यूशन विद परमिशन ऑफ कोर्ट, तो उसका डिफेंस जो है, यानी कि एक्यूज जो है वो उसको डायरेक्टली कॉन्ट्राडिक्ट कर सकता है उसकी स्टेटमेंट को। कॉन्ट्रडिक्शंस कैसे होते हैं? प्रीवियस स्टेटमेंट दिखा के बोल दिया कि पहले तुम कुछ और बोल रहे थे, आप कुछ और बोल रहे हो, या फिर प्रोसिक्यूशन अपने ही विटनेस को और कॉन्ट्राडिक्ट करना चाह रहा है तो वो भी कर सकता है, बट उसे परमिशन लेना पड़ेगी कोर्ट की। सेकंड सिचुएशन, सेक्शन 32 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट कह रहे हैं अगर ये 161 की स्टेटमेंट ऐसी है हो गई है जो 32 में फॉल कर गई, यानी कि वो इंडिविजुअली मर गया है तो वो 32 में फॉल कर जाएगी।
या फिर सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में फॉल कर गई है। यस, डाइंग डिक्लेरेशन, बट 32 में यूज कर रहा हूँ क्योंकि 32 वन डाइंग डिक्लेरेशन, उसके अलावा बहुत बड़ा है 32, है ना, इसलिए मैं 32 पूरा यूज कर रहा हूँ। तो वो जो लास्ट इंडिविजुअल मिल नहीं रहा है, खो गया है या फिर उसकी डेथ हो गई है, तो वो 32 में फॉल कर सकती है। ठीक है, 27 या फिर उस 161 के स्टेटमेंट की वजह से कोई डिस्कवरी हुई है, हम पढ़ेंगे ये इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर, तो फिर वो रेलिवेंट हो जाएगी। इन तीन सिचुएशंस के अलावा सेक्शन 161 के स्टेटमेंट का यूज नहीं हो सकता कहीं पर भी। आप कितने कन्फेशन करते रहिए, कुछ भी करते रहिए पुलिस के साथ, पुलिस उसको लिख भी ले, साइन भी करा ले, तभी भी दे कैन नॉट यूज इट। डन, 162 डन हो गया। 163 talk about police while recording these statements of witness will not use inducement, threat और promise। तो इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस का यूज नहीं करोगे। डन, तो देयर शुड नॉट बी यूज ऑफ इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस। चलिए, क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज सेक्शन 164। This is a power of a magistrate, power of judicial magistrate first class। ठीक है, बेसिकली इट इज अ पावर ऑफ जनरली, बट जो मैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास इसलिए यूज कर रहा हूँ बिकॉज जनरली इट इज बीन डन बाय जेएम फर्स्ट क्लास ओनली। ठीक है, इट इज अ पावर ऑफ जेएम फर्स्ट क्लास, तो बेसिकली जुडिशियल मजिस्ट्रेट इंक्लूड जेएम फर्स्ट क्लास। पावर टू of JM to record statement एंड कन्फेशन, याद रखिएगा। तो जो 161 में पुलिस रिकॉर्ड कर रहा है वो किसी यूज का नहीं है, इसलिए ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, दिस इज अ पावर ओनली ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। तो मजिस्ट्रेट ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन क्या कर सकता है, वो स्टेटमेंट्स ऑफ कन्फेशन को रिकॉर्ड कर सकता है, राइट। और अगर इनको रिकॉर्ड किया, दे आर substantive piece of evidence, they are substantive piece of evidence if recorded in right manner। अगर सही तरीके से इनको रिकॉर्ड किया तो दे आर द सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस। ठीक है, अगर इनको सही तरीके से रिकॉर्ड किया गया, सही तरीका रिकॉर्ड करने का समझ लीजिए, और ये क्वेश्चन बनेगा। पहला, मजिस्ट्रेट will tell the person making confession or a statement that he is not bound for such confession। ठीक है,
सेकंड चीज याद रखिएगा, जितने भी वुमेन रिलेटेड ऑफेंसेस हैं उनकी जो रिकॉर्ड होगा वो कैसा होगा, वीडियोग्राफ होगा, वीडियोग्राफ होगा। राइट। और सपोज ये वुमेन रिलेटेड ऑफेंस है और जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रही है, स्टेटमेंट है वो किसका है, दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ अ मेंटली और फिजिकली डिसेबल पर्सन। अगर वो मेंटली और फिजिकली डिसेबल पर्सन का स्टेटमेंट है, ये जो स्टेटमेंट है इट इज कंसीडर्ड एज सेक्शन 137 इंडियन एविडेंस एक्ट स्टेटमेंट, दैट इज इट विल बी कंसीडर्ड एज एग्जामिनेशन इन चीफ। ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन इन चीफ। तो जो 164 के स्टेटमेंट है वो सब्सटेंटिव वैल्यू है उनकी, सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंसेस हैं, और अगर मेंटली और फिजिकल बंदे का 164 हुआ है तो फिर उसको इंडियन एविडेंस एक्ट के टाइम पे, ट्रायल के टाइम पे एग्जामिनेशन इन चीफ में बुलाने की जरूरत नहीं है, माना जाएगा वो स्टेटमेंट ही अपने आप में एग्जामिनेशन इन चीफ है। ठीक है। दिस वाज एडेड बाय सेक्शन 5 कैपिटल ए क्लॉज ए एंड क्लॉज बी बाय 2013 अमेंडमेंट। ये भी हमारा सवाल है। तो सेक्शन 164 के अंदर ये प्रोवाइजो ऐड किया गया था, पूरा क्लॉज ऐड किया गया था। ठीक है। 54 ए बी, ठीक है, विद प्रोवाइजो। इज इट क्लियर? 164 में मजिस्ट्रेट क्या रिकॉर्ड करता है, कन्फेशन और स्टेटमेंट, याद रखिएगा। बहुत कुछ है इसके अंदर वो, बट हमारा वो पीटी के लिए है, नहीं है मेंस के लिए। ठीक है, क्लियर हुआ? नहीं हुआ तो बताइएगा प्लीज। इज इट क्लियर? आगे प्रोसीड कर जाएं? यस, कर सकते हैं प्रोसीड। चलिए, एक और सेक्शन 164 कैपिटल ए वी हैव डन, दैट इज नोन एज मेडिकल ऑफ रेप विक्टिम। बस इसके अलावा इसमें कुछ भी याद नहीं करना है। राइट, नथिंग एल्स। 165 पावर ऑफ अ पुलिस ऑफिसर टू सर्च, प्योर टू सर्च विदाउट वारंट, याद रखिएगा, विदाउट वारंट। बहुत इमरजेंसी में उसको लगता है तो कर सकता है, इतना याद रखना है इसके अंदर। सेक्शन जहां बोल रहा हूँ सिर्फ सेक्शन, अंदर जाने की जरूरत नहीं है। 166 कैपिटल ए, इट्स अ लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। ठीक है, टू इन्वेस्टिगेट आउट ऑफ इंडिया। तो अगर इंडिया के बाहर इन्वेस्टिगेशन करनी है तो 166 कैपिटल ए में लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जाता है। ठीक है, कोर्ट के साइड से क्रिमिनल कोर्ट भेजती है। सिमिलरली 166 बी के अंदर लेटर ऑफ रिक्वेस्ट आता है, रिक्वेस्ट फ्रॉम अदर कंट्री टू इन्वेस्टिगेट इन इंडिया। ये याद कर लेना प्लीज, वेरी इंपॉर्टेंट। पीटी में सीधा क्वेश्चन पूछने के चांसेस है। 166 कैपिटल है और कैपिटल बी तो आई एम होपिंग कि शायद आ सकता है इस बार, बिकॉज इसका यूज किया गया है रिसेंटली काफी। ठीक है, चलिए,
कितने लोगों को क्लियर हुआ ये सब यहाँ तक? यही रोकेंगे आज, ठीक है, बट कल मैं बहुत लंबा क्लास लेने वाला हूँ, प्लीज विल स्टॉप हियर टुडे।